प्रश्न है, प्रतिस्थापन प्रभाव हमेशा होगा धनात्मक ऋणात्मक ए तथा बी दोनों आय प्रभाव के बराबर। तो प्रतिस्थापन प्रभाव हमेशा ऋणात्मक होता है, बी सही है। आय प्रभाव हो सकता है धनात्मक ऋणात्मक, ना तो ए ना तो बी, ए था बी दोनों। तो आय प्रभाव धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकता है। डी, किसी वस्तु की सीमांत उपयोगिता का संबंध होता है संतुष्ट की सीमा से, कुल संतुष्टि से, आवश्यकता की तीव्रता से, आवश्यकता की मात्रा से। तो किसी वस्तु की सीमांत उपयोगिता का संबंध जो है कुल संतुष्टि से होता है, बी सही है। अगला, सभी बिंदु पर इकाई लोच की दशा में मांग वक्र होता है। तो सभी बिंदु पर इकाई लोच की दशा में मांग वक्र इस आकार का बनेगा, इसको कहा जाएगा आयताकार अतिपरवलय। तो सी सही हो जाएगा। बाकी अगर मांग वक्र एक्स अक्ष के समांतर होगा तो इसे पूर्णतया लोचदार मांग वक्र कहा जाएगा, और वाई अक्ष के समांतर होगा तो इसे पूर्णतया बेलोचदार मांग वक्र कहा जाएगा। एक्स अक्ष के समांतर अगर मांग वक्र है तो इसकी लोच जो है अनंत होगी, और वाई अक्ष के समांतर है तो इसकी लोच 0 होगी, और वाई अक्ष के समांतर बेलोच और एक्स अक्ष के समांतर पूर्णतया लोचदार, पूर्णतया बेलोचदार। ठीक, अगला प्रश्न है 4 का तो सी सही हो जाएगा। अगला, एक वस्तु जिसके लिए आय प्रभाव धनात्मक हो सकता है। तो सामान्य वस्तु होगी, पूरक वस्तु होगी, गिफिन वस्तु होगी, निकृष्ट वस्तु होगी। तो किस वस्तु के लिए आय प्रभाव धनात्मक हो सकता है? तो सामान्य वस्तु के लिए आय प्रभाव धनात्मक हो सकता है। हस्तांतरण प्रभाव सीधे प्रभावित करता है, तो हस्तांतरण प्रभाव सीधे जो है वह पीडीआई को प्रभावित करता है। पीडीआई ए ऑप्शन में है। बाकी अगला प्रश्न है, y बराबर सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम क्या है? तो इस सूत्र को, इस समीकरण को ग्रास नेशनल प्रोडक्ट कहते हैं। ग्रास नेशनल प्रोडक्ट में सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम होता है। 7 का सही आंसर बी है, जिसमें सी कंजप्शन, आई इन्वेस्टमेंट, जी गवर्नमेंट बे, एक्स आयात माइनस निर्यात हो जाएगा। अगला, राष्ट्रीय व्यय में निवेश शामिल है। तो राष्ट्रीय व्यय में कौन सा निवेश शामिल है? तो राष्ट्रीय व्यय में निवेश की अगर बात की जाए तो निवेश व्यय राष्ट्रीय व्यय में शामिल है, निवेश व्यय शामिल है, राजकीय व्यय शामिल है और उपभोग व्यय शामिल है। उपरोक्त सभी व्यय शामिल है। 8 का सही आंसर डी है। अगला 9 नंबर प्रश्न है, भारत में वर्तमान में राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। तो भारत में वर्तमान में राष्ट्रीय आय की गणना राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा की जाती है। 9 बी सही है। 10, राष्ट्रीय ऋण पर देय ब्याज सम्मिलित है। राष्ट्रीय ऋण पर देय ब्याज सम्मिलित होता है किसमें? तो व्यक्तिगत आय में। राष्ट्रीय ऋण पर देय ब्याज जो है व्यक्तिगत आय में सम्मिलित होता है, सी सही है। एकाधिकारी प्रतियोगिता में फर्म साम्य में तभी होगा जब पी बराबर एम सी, एम आर बराबर एम सी, ए आर बराबर ए सी, कोई नहीं। तो एकाधिकारिक प्रतियोगिता में फर्म साम्य में तब होगी जब एम आर बराबर एम सी होगा। 11 बी सही है। अगला 12 नंबर, मांग की लोच ई, औसत आय ए आर, सीमांत आय एम आर के बीच संबंध। तो ए आर बराबर ए आर बटे एम आर हो जाएगा, डी सही है। 12। अगला 13 नंबर प्रश्न है, यदि सीमांत आय एम आर 30 है और औसत आय 40 है, ए आर 40 है, तो कीमत के सापेक्ष मांग की लोच 40। तो इसको ए आर बटे एम आर कर देंगे, ए आर बटे ए आर माइनस एम आर, ए आर माइनस एम आर। तो ए आर कितना हो जाएगा? 40 बटे 40 माइनस 30 हो जाएगा, तो बटे 10 हो जाएगा, तो 4 आ जाएगा। तो 4 ऑप्शन में दिया गया है। तो मांग कीमत के सापेक्ष मांग की लोच क्या होगी? 1 अनंत, 1 से कम, कोई नहीं, क्योंकि 4 आ रही है और 4 आ रही है, 1 से अधिक आ रही है। परिवर्ती अनुपातों के नियमानुसार उत्पादन का सर्वोत्तम चरण होगा। तो परिवर्ती अनुपातों के नियमानुसार उत्पादन का सर्वोत्तम चरण जो है वह द्वितीय चरण होगा। उत्पादन के 3 चरण होते हैं। कौन कौन से 3 चरण होंगे? या फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। यह सेकेंड वाला जो चरण है यह उत्पादन का सर्वोत्तम चरण हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अल्पकाल में जब किसी फर्म का उत्पादन बढ़ता है तो उसकी औसत स्थिर लागत, अल्पकाल में जब किसी फर्म का उत्पादन बढ़ता है तो उसकी औसत स्थिर लागत जो है घटती है, सी सही है। परिवर्तनशील अनुपातों का नियम संबंधित है। तो परिवर्तनशील अनुपातों का नियम जो है वह अल्पकाल से संबंधित है और बाकी दीर्घकाल से जो है पैमाने के प्रतिफल के नियम संबंधित हैं। तो 16 ए सही है। 17 ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम सर्वप्रथम प्रतिपादित किया सैमुअल्सन, मार्शल, एडम स्मिथ, कोई नहीं। तो ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम सर्वप्रथम गोसेन द्वारा दिया गया। इसको गोसेन का प्रथम
नियम कहा जाता है। बाकी गोसन का द्वितीय नियम समसीमांत उपयोगिता नियम को कहा जाता है। 18 नंबर प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। सूची फर्स्ट में अर्थशास्त्र के कुछ सिद्धांत दिए गए हैं और सेकंड में प्रतिपादक अर्थशास्त्रियों का नाम दिया गया है, जिसमें तरलता जाल किन्स द्वारा दिया गया है। तो ए 4 से हो जाएगा। जोड़े की समस्या, तो जोड़े की समस्या यूलर प्रमेय से संबंधित है। बी 3 हो जाएगा। समूह संतुलन, तो समूह संतुलन चैम्बरलिन है। सी 2 से हो जाएगा और आभासी लगान मार्शल द्वारा दी गई उदाहरण है। तो डी 1 से हो जाएगा। तो 4 3 2 1 4 3 2 1 बी ऑप्शन सही है। अगला, मुद्रा की सट्टा मांग निम्न में से किसके विपरीत संबंध रखती है? तो मुद्रा की सट्टा मांग जो है ब्याज के भी विपरीत संबंध रखती है। पारस्परिक मांग की अवधारणा का प्रतिपादन किया, तो पारस्परिक मांग की अवधारणा का प्रतिपादन जेएस मिल द्वारा किया गया था। 20 का सही आंसर ए है। अगला 21 नंबर प्रश्न है, व्यापार के तुलनात्मक लागत सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो व्यापार के तुलनात्मक लागत सिद्धांत का प्रतिपादन रिकार्डो द्वारा किया गया था और एडम स्मिथ द्वारा व्यापार के निरपेक्ष लाभ का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। अगला है, भारत में वर्तमान में विदेशी विनिमय दर प्रणाली को कहा जाता है। तो भारत में वर्तमान में जो विदेशी विनिमय दर प्रणाली है उसे प्रबंधित तैरती विनिमय दर प्रणाली कहा जाता है। 22 सही आंसर सी है। अगला, निर्यात अपने जोखिम को किसके द्वारा कम करता है? तो निर्यातक अपने जोखिम को प्रतिरक्षण हेजिंग द्वारा कम करता है। 23 बी सही है। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो सार्क का मुख्यालय काठमांडू में है। 8 दिसंबर 1985 को सार्क की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ढाका में हुई थी, बांग्लादेश की राजधानी। अगला, वर्तमान में सार्क के कितने सदस्य हैं? तो 8 सदस्य देश हैं। बाकी निम्न चित्र प्रदर्शित कर रहा है, तो निम्न चित्र ईडी बराबर अनंत हो जाएगा, क्योंकि अभी हम बता चुके हैं पिछले क्वेश्चन में ईडी बराबर यहाँ मांग की लोच अनंत होती है जब एक्स अक्ष के समांतर मांग की लोच होती है, आरेख होता है। तो कोई नहीं हो जाएगा 27 में। अगला 28 है, प्रोफेसर रोस्टेव ने आर्थिक विकास की प्रक्रिया में निम्न अवस्थाओं को बांटा। तो रोस्टेव ने आर्थिक विकास की प्रक्रियाओं को 5 अवस्थाओं में बांटा है। कौन कौन सी 5 अवस्थाएं रोस्टेव द्वारा आर्थिक विकास की दी गई, जान लेते हैं। रोस्टो जो है असंतुलित विकास के समर्थक अर्थशास्त्री हैं और इनका मानना है कि किसी देश को विकास करने के लिए किसी एक उद्योग में निवेश करना चाहिए। अर्थव्यवस्था के सभी उद्योगों पर एक साथ निवेश नहीं किया जा सकता है। विकास कई चरणों में होते हुए उच्च जन उपभोग तक पहुंचता है। रोस्टो का ऐसा मानना है। इनका मानना है कि विकास एकदम से नहीं, रुक रुक कर होता है और एक साथ नहीं हो सकता। प्रत्येक अर्थव्यवस्था में एक साथ सभी उद्योगों में निवेश नहीं किया जा सकता है। किसी एक उद्योग में निवेश करके विकास को आगे बढ़ाया जा सकता है। रोस्टो ने विकास की जो चरण बताए वह 5 चरण बताए, जिसमें परंपरागत समाज पहले चरण की बात करते हैं, दूसरे चरण में आत्मनिर्भरता के पूर्व की अवस्था, तीसरे चरण में आत्मनिर्भरता की अवस्था और चौथे चरण में परिपक्वता की अवस्था की बात करते हैं तथा 5वें चरण में उच्च जन उपभोग की बात करते हैं। तो इस प्रकार से रोस्टो जो है आर्थिक विकास की प्रक्रिया में 5 चरणों की बात करते हैं। भारत में अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन थी? भारत में अंतिम पंचवर्षीय योजना जो है 12वीं पंचवर्षीय योजना है। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 17 के बीच चलाई गई और 12वीं पंचवर्षीय योजना तीव्र, संपोषणी और अधिक विकास मॉडल पर आधारित थी। 12वीं पंचवर्षीय योजना में जीडीपी वृद्धि दर का लक्ष्य 8.2% रखा गया, कृषि में 4% वृद्धि रखा गया, उद्योग में 8%, सेवा क्षेत्र में 9% और बचत जीडीपी का जो बचत है वह 36.2% रखा गया और निवेश जो है 38.7% रखी गई। इसके अलावा 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 12वीं तक चलाई गई, जिसका उद्देश्य तीव्रता और अधिक समावेशी विकास था, जिसमें वृद्धि दर का लक्ष्य 11वीं पंचवर्षीय योजना में वृद्धि दर का लक्ष्य 8.1 रखा गया और जो प्राप्त हुई वह 7.9 प्रतिशत प्राप्त हुई। सबसे ज़्यादा वृद्धि दर जो है 11वीं पंचवर्षीय योजना में ही प्राप्त हुई। इसके बाद 10वीं पंचवर्षीय योजना में सबसे ज़्यादा वृद्धि दर प्राप्त हुई। 11वीं पंचवर्षीय योजना में जो वृद्धि दर लक्ष्य रखा गया था वह 9% रखा गया था, लेकिन प्राप्त हुआ 7.9%। लेकिन 10वीं पंचवर्षीय योजना में 8% वृद्धि दर रखा गया था और 7.6% प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार से 11वीं पंचवर्षीय योजना में वृद्धि दर जो है सबसे ज़्यादा प्राप्त हुई। अच्छा, जो वृद्धि दर का लक्ष्य 11वीं पंचवर्षीय योजना में पहले 9% रखा गया था, बाद में इसको घटाकर 8.1% कर दिया गया था। अगर क्वेश्चन में पूछे कि किस पंचवर्षीय योजना में सबसे ज़्यादा वृद्धि दर हुई, तो 10 और 11 दो पंचवर्षीय योजनाएं हैं जिसमें सबसे ज़्यादा वृद्धि दर हुई, जो ऑप्शन में मिल जाए। 10वीं पंचवर्षीय योजना में 7.6% की वृद्धि हुई और 11वीं पंचवर्षीय योजना में 7.9% की वृद्धि हुई। अगला प्रश्न है
भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना होगी 12वीं पंचवर्षीय। हिंदू वृद्धि दर का संबंध है, तो हिंदू वृद्धि दर का संबंध जो है वह प्रोफेसर राजकृष्णा से है। राजकृष्णा सी ऑप्शन में है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने अर्थशास्त्र के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व किया। यह प्रश्न रिवीजन के लिए बहुत ही